जनसंख्या जनसंख्या, आबादी आबादी, जिधर देखो पूरे देश में इसी को लेकर चर्चा होती है। कभी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि एक समुदाय विशेष की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन फैल जाएगा। कभी भाजपा के सांसद रवि किशन जी कहते हैं कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर बिल लाना चाहते हैं, जबकि वो खुद 4 बच्चों के बाप हैं, ऐसा बताया जाता है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में बताया है कि 2023 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश हो जाएगा। उस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि केवल मुस्लिम समुदाय, विशेष समुदाय कोई इस आबादी बढ़ने का जिम्मेदार नहीं, उसमें हिंदू समुदाय के दलित लोग भी जिम्मेदार हैं। मुस्लिम समुदाय, दलित दोनों जिम्मेदार हैं। विशेषकर आर्थिक हिसाब से सभी जातियां, सभी धर्म के लोग जिम्मेदार हैं। तो इसमें एक रिपोर्ट हमने बनाया है जो यूएन ने जारी किया। उस रिपोर्ट को आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन उसके पहले कुछ खास खबरें हैं, उनको भी देख लीजिए। – 2001 और 2011 के दौरान इस दशक में मुस्लिमों की आबादी का जो परसेंटेज है 24.7%, दलित हिंदुओं की आबादी 20.8% बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों से कहा है कि जनसंख्या कंट्रोल के प्रयास सफलतापूर्वक किए जाएं, ताकि ऐसा न हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ने से समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाए। 2023 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। ये रिपोर्ट यूएन की है और हमें दैनिक भास्कर के हवाले से प्राप्त हुई है। 2023 में भारत बनेगा दुनिया का सबसे आबादी वाला देश। यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया फिलहाल चीन की आबादी 142.6 करोड़ यानी 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख के आसपास। भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 20 लाख के आसपास। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 60 लाख के आसपास। भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ 20 लाख के आसपास बताया यूएन ने। ये दर्शाया फिलहाल अभी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 तक भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। 2050 में क्या स्थिति होगी हमारे देश की? भारत की संभावित आबादी 166 करोड़ यानी 1 अरब 66 करोड़ हमारी आबादी 2050 तक हो जाएगी। चीन की संभावित आबादी 131 करोड़ यानी 1 अरब 31 करोड़। हम चीन से कितना आगे जा रहे हैं? हमारे देश की आबादी किस तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि चीन हमसे क्षेत्रफल में कई गुना हमसे बहुत ज़्यादा बड़ा देश है। आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हम उससे बहुत आगे जा रहे हैं। प्यू रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2021 में मुस्लिमों की भारत में आबादी 21.30 करोड़ थी। मतलब 2021 में एक रिसर्च की रिपोर्ट बताया गया कि 2021 में मुस्लिमों की आबादी भारत में 21.30 करोड़ थी 2021 में, जो 2030 तक यानी पिछले साल भारत के 21 में मुस्लिमों की आबादी हमारे देश में कुल आबादी 21.30 करोड़ थी 2021 में। अब 2030 तक ये बढ़कर हो जाएगी 23.63 करोड़। मतलब 30 में 21 करोड़ से पहुंच जाएगी 23 करोड़ 63 लाख करोड़। यानी इन 8 सालों के दौरान मुस्लिमों की पॉपुलेशन ग्रोथ करीब 10% ही रहेगी। वहीं भारत की आबादी इस समय बढ़कर 150 करोड़ तक होने का अनुमान है। 2030 तक हमारे देश की आबादी 1 अरब 50 करोड़ हो जाएगी।
आबादी के बाद 73 सालों में कितनी बढ़ी देश की आबादी? स्टेटिस्टा के मुताबिक 1948 में देश की आबादी 35.80 करोड़ थी, यानी 35 करोड़ 80 लाख आबादी हमारे देश की 1948 में थी। ये हमने भी पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था हमारे देश की आबादी 35 करोड़ के आसपास थी। 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब, अभी आबादी 48 से 2020 में 1948 के बाद 2020 में देश की आबादी बढ़कर करीब 138 करोड़ हो गई, यानी 1 अरब 38 करोड़ हो गई 2020 में। इस तरह देखा जाए तो 72 साल में देश की आबादी 103 करोड़ बढ़ी। 72 सालों में, ये 2020 का आंकड़ा है। अभी 22 का आंकड़ा आप देखेंगे 2 साल बाद, तो लगभग उस 41 के हिसाब से इसमें आप 3 करोड़ और प्लस कर दीजिए। 1 अरब 6 करोड़ आबादी हमारे देश की बढ़ी। 1 अरब 6 करोड़ 72 सालों में हमारे देश की आबादी बढ़ी। अब समझ सकते हैं आज़ादी के समय हम कितने कम थे, अब किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। जमीन क्षेत्रफल तो उतना ही, जमीन क्षेत्रफल नहीं बढ़ा है। दैनिक भास्कर के हवाले से, देश भर में सरकारी संस्थाओं द्वारा आबादी की गिनती 2011 में आखिरी बार हुई थी। जो जनगणना हुई थी जनसंख्या की 2011 में हुई थी, इसके बाद नहीं हुई है। आबादी घटी है बढ़ी। अब एक ग्राफिक के अनुसार आप समझिए अलग अलग धर्मों में कितनी बढ़ी और कितनी घटी आबादी। धर्म हिंदू, जो 1951 से लेकर 2011 यानी अंतिम सेंसस तक, 51 से 11 के बीच का मामला है। धर्म हिंदू है, इधर 51 सन लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखा है, इसे 2011 ये बीच का परसेंट दिखाया गया है। 1951 से 2011 के बीच का परसेंटेज। हिंदू धर्म आबादी परसेंटेज में 84%, 2011 में आबादी 78%। मतलब 1951 में हमारे देश की आबादी जो थी हिंदुओं की 84.1% थी, 11 में ये हो गई 78.35% हमारे देश की, यानी 5.75% घट गई आबादी। हिंदुओं की आबादी जो आज़ादी के समय थी 84%, वो घट के हो गई 78.35%, लगभग 6% आबादी घटी। मुस्लिमों की आबादी उस समय जो परसेंटेज था 9.80% था, ये 1951 में 11 में बढ़कर 14.20% हो गई, यानी 4.40% आबादी बढ़ गई मुस्लिमों की आबादी। हिंदुओं की आबादी लगभग 6% घटी, मतलब उस 51 से 11 के बीच में, और 1951 से 11 के बीच में मुस्लिमों की आबादी लगभग 4.5% बढ़ी मान लीजिए। ईसाई इसी तरीके, ईसाई है 2% थी, फिर 2.34 थोड़ा ईसाइयों की बढ़ी। सिख थे, सिख लगभग आसपास है, थोड़ा घटे हैं। बौद्ध उसी के आसपास, मतलब मेन जो है हिंदू मुस्लिम का मामला है। तो आपने देखा कि मुस्लिमों की परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ा है, 4.5%, हिंदुओं का परसेंटेज घटा है। ये टोटल एवरेज है। लेकिन आप जातिगत हिसाब से देखेंगे तो हिंदुओं में दलित समाज आबादी बढ़ने में काफ़ी जिम्मेदार है। उसका कारण है अशिक्षा, और कुछ परसेंटेज दलित में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा ऐसा है। अब बाकी सभी जातियों में आबादी बढ़ रही है, जो जहाँ पे अशिक्षा और गरीबी है। 10 साल में मुस्लिमों की आबादी 24.78% और हिंदुओं की 16.77% बढ़ी। 10 साल में मुस्लिमों की आबादी 24% और हिंदुओं की आबादी इतनी बढ़ी। 2001 में हिंदुओं की आबादी 82.75 करोड़ थी। 2001 में जो हमारे देश की हिंदुओं की आबादी थी वो 82.75 करोड़, यानी लगभग 83 करोड़ के आसपास। मुस्लिम की आबादी 13.8 करोड़, 80 लाख समझ लीजिए थी, लगभग 14 करोड़ के आसपास थी। ठीक 10 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़कर 96.63 करोड़ हो गई। हिंदुओं की आबादी ठीक 10 साल बाद 2011 में बढ़कर 83 करोड़ थी, जो 96.63 करोड़ हो गई। जबकि मुस्लिमों की आबादी जो 14 करोड़ के आसपास थी वो बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 24.78% की रफ्तार से बढ़ी। इन 10 सालों में जो मुस्लिमों की आबादी बढ़ी वो 24.78% की रफ्तार से बढ़ी, लगभग 25% की रफ्तार से बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच में मुस्लिमों की आबादी 25% की रफ्तार से बढ़ी और हिंदुओं की आबादी
16.77% यानी 70% की रफ्तार से बढ़ी। मतलब हिंदुओं की आबादी 17% की रफ्तार से बढ़ी, मुस्लिमों की आबादी 25% की रफ्तार से बढ़ी। परसेंटेज उनका ज़्यादा है, उसका कारण है कि उनका शिक्षा ज़्यादा है और धर्म का कट्टरपन भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। दोनों उसमें रीजन आते हैं। इस तरह भारत की कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी 2001 में इस तरह भारत में कुल जनसंख्या मुस्लिम आबादी 2001 में 13.4% थी, जो 10 साल बाद बढ़कर 14.2% हो गई। जो कुल जनसंख्या मुस्लिम आबादी परसेंटेज में 2001 में 13.4% थी मुस्लिमों की आबादी, वो 2011 में बढ़कर 10 साल बाद 14.2% हो गई। वहीं इसी दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में आबादी इसी दशक में हिंदुओं की कुल जनसंख्या में आबादी हिंदुओं की जो परसेंटेज के हिसाब से 80.45 से घटकर 79.8% हो गई। मतलब इसी दशक में आबादी घट करके हिंदुओं की आबादी जो 80 इतने परसेंट थी 4-5% घट के 19.8% हो गई। हिंदुओं की आबादी घट गई, मुस्लिमों की आबादी बढ़ी लगभग 1% के आसपास और हिंदुओं की आबादी लगभग 1-1.5% के आसपास घटी। अब जनसंख्या तेजी से बढ़ने के फैक्ट को धार्मिक की जगह सामाजिक आर्थिक हालात की नज़र से देखते हैं। 2001 में 2011 के बीच आबादी बढ़ने के सामाजिक आर्थिक हालात के बीच संबंध है। समुदाय मुस्लिम, आबादी बढ़ने की दर, साक्षरता की दर, यही मतलब शिक्षा बहुत बड़ा कारण है। मुस्लिम जो है आबादी बढ़ने की दर जो है 1 से 11 के बीच में इनकी वही बताया जो भी दिखाया पिछले लगभग 25% है और साक्षरता की दर इनकी जो है कुल इनकी साक्षरता की दर 68.5% है। हिंदू जो है 20% जो इनकी आबादी बढ़ने की दर है 20.8% है, इनकी साक्षरता की दर 66.1% है। पूरे देश का एवरेज जो है 7.7%, 73% साक्षरता की दर है पूरे देश की। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि भारतीय मुसलमानों में 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की यानी अशिक्षित। भारत में मैंने पहले बताया कि 80% मुसलमानों की आबादी पसमानदा है, मतलब जो पिछड़ा हुआ है, यानी सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे हैं। सबसे बड़ा मुसलमानों में यही कारण है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको निकालने की जरूरत है। इसी नज़र ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि तेजी से आबादी का बढ़ना सीधे सीधे धर्म से जुड़ा नहीं, बल्कि इसका सामाजिक आर्थिक हालात ज़्यादा लेना देना है। इसे समुदाय धर्म से नहीं, इसका ज़्यादा मामला उनकी अशिक्षा से और उनकी आर्थिक हालात से जोड़ना चाहिए आबादी बढ़ने का मतलब। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम जिम्मेदार है तो हिंदू में भी सभी जात के लोग जिम्मेदार हैं। दलित समाज में ज़्यादा शिक्षित तो वहाँ भी आबादी बढ़ रही है। इस तर्क को आदिवासियों से उदाहरण से भी समझा जा सकता है। साल 1951 में 2011 के बीच आदिवासियों की जनसंख्या में तेज रफ्तार से मतलब 51 से 2011 के बीच में आबादियों जो उनकी समझा जा सकता है कि आबादियों में अशिक्षा ज़्यादा होती है, गरीबी ज़्यादा होती है। इसीलिए समझाया गया कि जनसंख्या बढ़ने का जिम्मेदार जो है वो अशिक्षा और गरीबी है। इसलिए आदिवासियों को उदाहरण दिया गया है रिपोर्ट में। 5.6 से बढ़कर 8.6% हो गई इनकी आबादी जो है आदिवासियों की। उनमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा से है। प्रजनन दर जो बढ़ती है उसका धर्म से नहीं, शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाएं से है। आलोक वाजपेयी, जॉइंट डायरेक्टर पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वो प्रधान। अब तक आपने पढ़ा कि जनसंख्या कैसे बढ़ी, लेकिन अब देखिए कैसे 1990 के बाद जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1990 के बाद जनसंख्या वृद्धि में एक नया ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड को भी देख लेते हैं। 1990 के बाद देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान आबादी बढ़ाने की रफ्तार भी घटी। 1990 के बाद देश में सिर्फ हिंदुओं की नहीं कि हिंदू जागरूक हो उनकी आबादी घट रही, मुसलमान आबादी भी मुसलमानों की भी आबादी बढ़ने की रफ्तार घटी है, वो लोग भी जागरूक हुए हैं 90 के बाद। हिंदू रिपोर्ट में बताया गया, रिपोर्ट सिर्फ उसी प्रकार घटी बढ़ी आप देख लीजिए। 1951 से 61 के बीच में हिंदू 20%, मुस्लिम इतने परसेंट है। फिर इधर देखते नीचे लास्ट में देखते हैं इतना परसेंटेज ऊपर पहले था 51 और 61 के बीच का था। अब इसको देखते हैं 51 और 2001 के बीच का। हिंदू 19.9%, मुस्लिम 29.4%। पहले इनका परसेंटेज में है ग्रोथ,
32.7%, अब घटकर इनका हो गया है 29.4%। ये 2001 तक की रिपोर्ट थी, 2001 से 11 की रिपोर्ट है। 29 से और घट गए हैं ये लोग, जागरूक हुए हैं। हिंदू 20 से 19 हुए थे, 20% लगभग 91 में। फिर 2011 में हिंदुओं का परसेंटेज वृद्धि दर जो 16.7% 2.7 हो गई है। मुस्लिमों की वृद्धि दर परसेंटेज में 24.7 हो गई है। ये वृद्धि दर मुस्लिमों की चल रही, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम दोनों जागरूक हुए, इनकी परसेंटेज घटा है। अब ध्यान देने की इनकी केवल जरूरत है शिक्षा और आर्थिक स्थिति पर। 2015 में मुस्लिमों में प्रजनन दर 2.6 और हिंदुओं में 2.1 थी। भारत में मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट बात करें, मतलब एक औरत पे कितने बच्चे, फर्टिलिटी का मतलब फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2015 में हर मुसलमान महिला के औसतन 2.6 बच्चे थे। 2015 में एक औसत देश का निकालेंगे तो एक महिला के 2.6 बच्चे लगभग आ रहे थे, लगभग 2.5 बच्चे के रोज आ रहा था। और हिंदू महिलाओं के बच्चों की संख्या का औसत निकालेंगे तो 2.1% इनका महिलाओं का परसेंटेज लगभग 2 बच्चे के आसपास का आ रहा था। सबसे कम फर्टिलिटी रेट जैन समूह की पाई गई। सबसे ज़्यादा जागरूक पाया गया जैन समूह को पाया गया। जैन महिलाओं में बच्चों की औसत संख्या 2%, मतलब किसी अधिकांश एक बच्चे की संख्या पाई गई महिलाओं में। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा 4.4 थी, मतलब 1992 में मुसलमानों में एक महिला के 4.4 बच्चे थे, लगभग 4.5 बच्चे हुआ करते थे, जो अब घटकर लगभग 2.5 बच्चे हो गए हैं। दूसरे नंबर पर हिंदू 3.3 थे। हिंदुओं की संख्या उस समय बढ़ रही थी, एक महिला के लगभग 3.5 लगभग 3.5 या 3 बच्चे हुआ करते थे। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार जनसंख्या दर में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई है। रिसर्च सेंटर के अनुसार जनसंख्या दर में कमी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में आई है, जो 1990 के पहले तक हिंदुओं से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। एक हकीकत ये भी है, जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल से जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा है, वहाँ भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे है। जो पूरे देश का एक एवरेज है 1.8, एक महिला पे 1.8 बच्चे, लगभग 2 बच्चे से कम फर्टिलिटी रेट औसत इससे नीचे है। मुस्लिम आबादी 20% से ज़्यादा, जहाँ इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, यहाँ आबादी 20% ज़्यादा है, वहाँ भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत, जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी कम है इन राज्यों में जहाँ पर इनकी आबादी ज़्यादा है। इसमें यूपी अपवाद है, सबसे बड़ा अपवाद इसमें यूपी है, उत्तर प्रदेश एक अपवाद के रूप में है, जहाँ आबादी है के परसेंटेज भी यहाँ जहाँ दर 2.4 मतलब परसेंट है, मतलब एक औरत पे लगभग 2.5 बच्चे अभी भी यहाँ एवरेज चल रहा है यूपी में। जबकि जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे 1.8 जो राष्ट्रीय औसत भारत सरकार का उससे भी कम है, मतलब 1.5 बच्चे के आसपास हुआ। एक महिला पे 1.5 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन यूपी में एक महिला पे लगभग 2.5 बच्चे का रोज आ रहा है। इसके अलावा देश में सर्वाधिक 3 फर्टिलिटी रेट बिहार में है, बिहार में सबसे ज़्यादा है। बिहार में एक औरत पे लगभग 3 बच्चे का जो एवरेज आ रहा है। वहीं मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3 बच्चे का एवरेज आ रहा है एक महिला पे। राजस्थान में 2.1 महिला पे राजस्थान में इतना एवरेज आ रहा है। 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश, इनको भी देख लीजिए जो हमने बताया, 20% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में फर्टिलिटी रेट नेशन एवरेज 2 से कम, यहाँ पे 2 से कम एवरेज है नेशन। मुस्लिम आबादी प्रजनन दर ये 96%, कितने परसेंट ये देख लेते हैं। ये लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर वहाँ का है, अपने जो राज्य हैं आबादी वाले राज्यों की रेट है, अभी हमने आपको दिखाया। दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों को देख लेते हैं। दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार, हमने दुनिया के बाकी देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जानने के लिए वर्ल्ड बैंक के डेटा से एनालिसिस किया। वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस किया गया, जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है। इसमें पता चला कि सऊदी अरब में 33.49% की रफ्तार से जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच बढ़ी, मतलब हमारे देश से काफ़ी ज़्यादा। हमारे देश के मुसलमान सऊदी अरब की अपेक्षा जागरूक हैं, यहाँ परसेंटेज कम है, 25% के आसपास है, वहाँ 34%, 33.5% के आसपास। वहाँ की जो आबादी बढ़ी 1 से 11 के बीच में 3.49, लगभग 33.5% आबादी बढ़ी था। वहीं नाइजीरिया की लगभग 29-30% बढ़ी, पाकिस्तान में 25 से लगभग 25.5% बढ़ी, हमारा पाकिस्तान के लगभग बराबर है दर से जनसंख्या 1 दशक में बढ़ी। इसके अलावा भारत में मुस्लिमों की आबादी इस दशक में
24.78 की रफ्तार से ही बढ़ी। मतलब हमारे देश में लगभग 25% आबादी 2001 से 11 के बीच में मुस्लिम बढ़ी, जबकि सऊदी अरब काफ़ी संपन्न देश है, वहाँ 33.49% बढ़ी। नाइजीरिया में लगभग 30% बढ़ी। पाकिस्तान में भी थोड़ा ज़्यादा हमें है। हमारे देश के मुस्लिम जागरूक हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम देशों में जनसंख्या वही चीज़ दिखाई जो अभी हमने बताया, उसका ग्राफ बना के दिखाया गया है। सऊदी अरब में इतने करोड़ थी कि इतने परसेंट बढ़ के ये हो गए, वही परसेंटेज दिखाया गया है। ये आप देख लीजिए इंडोनेशिया नाइजीरिया का कितना बढ़ा। इस सारी रिपोर्ट जो है सोर्स जो नीचे लिखा हुआ है, सोर्स वर्ल्ड बैंक। दैनिक भास्कर को ये सोर्स जो रिपोर्ट मिली वर्ल्ड बैंक के अनुसार, जो पॉपुलेशन डे के मौके पर इन्होंने जारी किया था, उसको हमें भी दैनिक भास्कर के हवाले से खबर प्राप्त हुई थी। ये रिपोर्ट हमें यूएन ने जो रिपोर्ट जारी किया यूनाइटेड नेशन ने, ये रिपोर्ट हमें दैनिक भास्कर से प्राप्त हुई। उस रिपोर्ट में आपने जो अभी हमने आपको रिपोर्ट दिखाया, उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो जिम्मेदार बताया गया आबादी बढ़ने का, वो अशिक्षा और आर्थिक स्थिति पे जोर दिया गया है। तो इसमें किसी समुदाय को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये अशिक्षा और आर्थिक स्थिति जहाँ पे होता है वहीं पे आबादी बढ़ती है। मैं ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखता हूँ। तमाम हमारे ऐसे समाज में, ब्राह्मण समाज में बहुत सारे लोग हैं, नए जमाने के लोग हैं, नए लड़के हैं, उनके 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे भी उनके भी हैं। वो कहीं ना कहीं अशिक्षित हैं, सामाजिक उनका पिछड़ापन है। अब विशेषकर अशिक्षा वहीं पे आ जाती है। दलित समुदाय का क्यों नाम लिया जाता है? दलित समुदाय में अशिक्षा ज़्यादा है, गरीबी है, इसके वजह से उनकी भी आबादी बढ़ रही है। मुस्लिम समुदाय में जो रिपोर्ट में बताया गया कि 80% लोग अशिक्षित हैं। जहाँ पे 80% लोग अशिक्षित होंगे वहाँ पे आबादी बढ़ना वाजिब है। अब इसको धर्म से टारगेट कर देना ये गलत है। अगर मुस्लिम लोग धर्म से अपने को संबंध रखते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू समुदाय के लोग, जो जागरूक समाज ब्राह्मण समुदाय कहा जाता है, मैं उसकी बात करता हूँ। बहुत सारे कहते हैं कि ईश्वर की देन है, उनकी अशिक्षा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उनकी। तो पूरे एक संयुक्त रूप से अगर देखेंगे, ये किसी में परसेंटेज ज़्यादा, वो परसेंटेज ज़्यादा आबादी का आप तो कह सकते हैं, लेकिन आबादी के पहले वो परसेंटेज अशिक्षा का ज़्यादा है। तो हमें किसी समुदाय को टारगेट ना करके इस पे पूरे भारत सरकार को, राज्य सरकारों को ये टारगेट करना चाहिए कि देश में किसी समुदाय विशेष नहीं, जो अशिक्षा है उस अशिक्षा को हम कैसे दूर कर सकें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे ठीक कर सकें, इस पे जोर दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण बिल भी लाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जब तक इसमें जोर नहीं दिया जाएगा कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो अशिक्षा है, ये जात विशेष, समुदाय विशेष, इसका कोई संबंध नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय का भी हो सकता है, उसकी आबादी बढ़ती है। मैंने खुद बताया कि उस समाज का सबसे अग्रणी समाज ब्राह्मण समाज माना जाता है, उनकी भी आबादी, जो अशिक्षित लोग हैं उनमें आबादी उनकी भी बढ़ रही है। लेकिन इन्हें ब्राह्मण समाज में शिक्षित परसेंटेज ज़्यादा है ऊंची जातियों में, इसलिए इनका नाम कम आता है आबादी में। जो आजकल आप लोग देख रहे होंगे, समाज में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज आबादी बढ़ाने का जिम्मेदार है, जबकि दलित हिंदू के दलित समाज भी आबादी बढ़ाने की जिम्मेदार है। मैंने बताया कि इसमें जाति और धर्म को मत शामिल कीजिए। सभी जात के लोग, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी, कोई भी हो, सभी जात जिम्मेदार। ये अलग बात है कि जिस जाति में जितना ज़्यादा परसेंटेज अशिक्षा का है, उस जाति के, या जाति धर्म दोनों में कह रहा हूँ, उसी जाति में उतनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है। तो सरकार को यहाँ पे एक समुदाय विशेष को टारगेट ना करके, मुस्लिम समुदाय में अशिक्षा का माहौल ज़्यादा है, उन्हें जनसंख्या नियंत्रण बिल के साथ साथ शिक्षित भी करना होगा। हमारे दलित समाज को भी शिक्षित करना होगा, या ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, जो किसी भी समाज, ओबीसी समाज के जितने भी पूरे एक एवरेज में देखा जाए तो विशेषकर अभी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देने की बात है। दुनिया के देशों की आप तुलना, जो अभी रिपोर्ट में दिखाया गया, उसकी तुलना में, मुस्लिम देशों की तुलना में हमारे भारत की जो मुस्लिम है परसेंटेज कम है आबादी बढ़ने में। जो अरब कंट्री वहाँ का आपने देखा, वहाँ का परसेंटेज हमारे भारत से ज़्यादा है आबादी बढ़ने का। फिर भी हमारे भारत के मुस्लिम काफ़ी अशिक्षित होने के बावजूद अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी समझदार दिख रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसलिए किसी समुदाय को टारगेट ना करके अशिक्षा को टारगेट किया जाए, गरीबी को टारगेट किया जाए। सरकारें इस बात से ध्यान भटकाने के लिए विशेष समुदाय का बार बार नाम लिया जाता है कि गरीबी और शिक्षा अपनी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी। इन शब्दों का इस्तेमाल सरकार नहीं करना चाहती, गरीबी और शिक्षा का। वो केवल समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, जिससे एक समुदाय ध्रुवीकरण हो सके और राजनीति उनकी चमक सके।
तो सरकारों, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको शिक्षा और गरीबी पे ध्यान देना होगा, नहीं हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।